अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत के साथ पहली दफा मुज़ाकरात का रास्ता खोलने के बाद इमरान खान ने एक और डेडलाइन देते हुए कह दिया है कि अगर इतवार तक 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी और सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता या पीटीआई को कायल नहीं किया जाता तो इतवार से तरसीलाते ज़र रोकने की कॉल दे देंगे। इमरान खान ने हुकूमत को इतवार तक का वक्त दे दिया है और अब इतवार में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, जिस पर कल हमारे प्रोग्राम में वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह वाज़ेह कर चुके हैं कि इतवार तक तो कुछ नहीं हो सकेगा। मुज़ाकरात का आगाज़ तो इतवार तक हो सकता है, लेकिन मुतालबात का तस्लीम किया जाना मुमकिन नहीं है। और एक तरफ जहां मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ इमरान खान और पीटीआई की अदालती मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और पीर को फैसला आने का इम्कान है, जिस पर खुद पीटीआई खदशे का इजहार कर रही है कि इमरान खान को दीगर केसेस की तरह इस केस में भी सजा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा 9 मई को GHQ हमला केस में कुछ दिन पहले इमरान खान समेत पीटीआई की आला क़यादत पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी और आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर समेत मजीद 14 मुल्जिमान पर इसी केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इन हालात में इमरान खान हुकूमत के सामने सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा रख रहे हैं, जिनमें वो खुद भी शामिल हैं, और ऐसा ना होने की सूरत में इतवार से सिविल नाफरमानी की कॉल देने का कह रहे हैं। मगर हुकूमत इस धमकी को भी संजीदा नहीं ले रही है। आज खुद इमरान खान के एक हैंडल पर उनका पैगाम शेयर किया गया, जिसके मुताबिक हमारे दोनों मुतालबात जायज़ हैं और अगर हुकूमत उन पर इतवार के रोज तक कोई अमल दरामद नहीं करती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले में तरसीलाते ज़र के बॉयकॉट का आगाज कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात करने की पेशकश का मजाक उड़ाया गया और यह तासुर दिया गया कि हमने घुटने टेक दिए हैं। मुज़ाकरात की पेशकश और सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की बात मुल्क के वसीतर मफाद में की थी। पोस्ट में मजीद इमरान खान ने लिखा कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती तो हमने भी हुकूमत की कनपटी पर बंदूक नहीं रखी। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमजोरी हरगिज़ ना समझा जाए। अब भी अगर हुकूमत चाहती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो तो हमारे दोनों मुतालबात पर हमसे राब्ता किया जाए या हमें कायल किया जाए कि ये मुतालबात गैर आईनी हैं और इन पर बात मुमकिन नहीं है। इमरान खान के एक सैंडल से ये पोस्ट की गई है, जिसमें मज़ीद लिखा है कि जेल में मुलाकात के लिए मुज़ाकराती टीम को मैंने दावत दी है और उनके नाम दिए हैं। अब देखना यह भी है कि हुकूमत उनको मुलाकात की इजाज़त देती है या नहीं। लेकिन अहम बात यह है कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के 4 अरकान तो आज इमरान खान से मुलाकात के लिए गए ही नहीं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार की खबर के मुताबिक इमरान खान से मुलाकात के लिए मुज़ाकराती कमेटी के 7 में से सिर्फ 3 अरकान अडियाला जेल पहुंचे, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और हामिद खान थे। सलमान अकरम राजा की GHQ हमला केस की समाअत के दौरान इमरान खान से मुलाकात हुई, जबकि अमीन गंडापुर ने GHQ हमला केस की समाअत के दौरान और फिर बाद में इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात की। हामिद खान को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, लेकिन पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जेल में पहुंचे ही नहीं। साथ ही साथ मुज़ाकरात के मामले पर एक और मसला भी सामने आ रहा है कि मुज़ाकरात में पहल कौन करेगा। हुकूमत कह रही है कि मुज़ाकरात की ज़रूरत पीटीआई को है, इसलिए वो हमसे राब्ता करे, जबकि पीटीआई कह रही है कि हमने मुज़ाकराती कमेटी बना दी है, इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हमसे राब्ता करे। इसी सूरत हाल की वजह से दोनों फरीक़ैन के दरमियान अब तक किसी बाज़ाब्ता राब्ते की खबर सामने नहीं आई है। हालांकि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक अपने दफ्तर या घर में मुज़ाकरात में सहूलतकारी करने की पेशकश कर चुके हैं। आज फिर अयाज सादिक ने स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि डायलॉग ही हल है, ज़रूरी नहीं कि हर शर्त मानी जाए, लेकिन बैठकर बात करना जमहूरियत का हुस्न है। मगर मसला फिर वही है कि पहल कौन करेगा। आज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, अगर हुकूमत संजीदा है तो हमसे राब्ता करे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, बनाई, उसको चेयर जो है उन्होंने मुझे बनाया। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं, हमारी टीम जो है बनाई हुई है, इसने बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। ये हुकूमत स्टेप पहला लेगी, हम भीख नहीं मांगेंगे मुज़ाकरात की। हम समझते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती हो रही है, इसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत ने, ये हुकूमत के इंटरेस्ट में है कि मुल्क में एक वो आए तो उनको मुज़ाकरात की फॉर्मली पेशकश करनी चाहिए। इसके अलावा जियो न्यूज़ से बात करते हुए मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने अपनी पार्टी को तजवीज़ दी है कि हुकूमत के बजाय अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करें। हुकूमत खुद ब खुद मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएगी। अभी मुज़ाकरात उस तरह रस्मी तौर पे तो शुरू नहीं हुए, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय इसके बारे में यह है और पार्टी को भी मैंने यही कहा है, बार बार मशवरा मेरी तरफ से तो यही है कि आप बजाय हुकूमत से मुज़ाकरात के अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हैं चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हैं, उनके साथ आप मुज़ाकरात करें, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ। हुकूमत खुद ब खुद जो है वो आपके साथ तैयार हो जाएगी।
हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल बरवत साहब मौजूद हैं। बरवत साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बरवत साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि कहीं ना कहीं बात हो रही है, दोनों तरफ से गलत बयानी होती है, फिर आपने उसके अगले दिन असेंबली में स्पीच की, गवर्नमेंट ने उसको वेलकम किया, राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, स्पीकर साहब ने भी वेलकम किया कि जी मेरा जो घर है वो हाजिर है, मेरा दफ्तर हाजिर है। आज भी स्पीकर साहब ने कहा कि मेरा दफ्तर हाजिर है। अब मसला ये है कि पहले आप की दौड़ में फंस गए हैं। अब शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब कह रहे हैं हम तो पहले राब्ता नहीं करेंगे, पहले हुकूमत ही राब्ता करे। अगर आप बात करना चाहते हैं, ये फैसला कर लिया बात करना है, तो राब्ता करने में क्या हर्ज है? स्पीकर साहब से बात कर लें। बहुत शुक्रिया। शाहजेब खान साहब ने कमेटी बनाई मुज़ाकराती कमेटी के नाम से, यानी इसका काम है मुज़ाकरात करना, और मुज़ाकरात जो हैं अलल एलान टास्क दिया गया कि गवर्नमेंट एलाई पार्टीज़ और जो और लोग हैं बशमूल इस्टेब्लिशमेंट के, इन सब के साथ जो हैं मुज़ाकरात के टेबल पे बैठ के TORs डिसाइड करें और इसके बाद जो है मंतकी अंजाम तक इस प्रोसेस को पहुँचाए। और इसी मुज़ाकराती कमेटी की वजह से जो है रेमिटेंसीज़ के बाइकाट की कॉल जो है वो मौखर की गई। तो इसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ये सोच पाई जाती थी कि जी हम क्यों मुज़ाकरात की बात उनसे करें, और PMLN में भी ऐसे अनासिर हैं जो शायद मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, लेकिन बड़े ही गिनती के लोग हैं। इसके बाद जो है एक बात वाज़ेह है जिसका मुझे इल्म है कि पसे पर्दा तो बातचीत चल रही थी, लेकिन मीडिया को बताने में, आवाम को बताने में शायद आर महसूस किया जा रहा था। तो मैंने नेशनल असम्बली में यही बात की। मैंने कहा कि मीडिया सवाल करता है, आवाम जो हैं गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं, हमारी मईशत मुतासर हो रही है, सियासी अदम इस्तेकाम है, तो लिहाजा कौम को बताने में क्या हर्ज है कि हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और मुज़ाकरात के लिए जो है, और जिसका फिर इन्होंने खैर मकदम किया अयाज सादिक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब। इस बात के फ़ौरन बाद जो हैं कुछ अनासिर जो हैं वो इस कोशिश में लग गए कि किसी तरह से फिल वक्त इस मसले को जो है थॉट किया जा सके। मगर साहब देखिए ना, अगर आप लोग अगर राब्ता कर लें, आप कह जी हाँ हम बात करने को तैयार है, तो हुकूमत एक्सपोज ही होगी ना। आपने ये भी कहा, तहरीक इंसाफ कह रही है कि नून लीग नहीं चाहती, तो नून लीग एक्सपोज होगी, नून लीग के ऊपर ज़्यादा सवाल उठेंगे। ये पहले आपकी बहस में क्यों पड़ रही है तहरीक इंसाफ, अगर इमरान खान साहब ने कमेटी बना भी दी है? नहीं, अब तो पहले आप वाली बात तो ख़त्म हो गई है ना। अब तो हमें इंतज़ार है कि नून लीग जो हैं अपनी मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान करें, और मेरा ख्याल है कि वो कल मुतवक्के हैं कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिरून मुल्क हैं, उन्होंने जो है नॉमिनेट करने हैं, एलाइज पार्टीज़ जो हैं इनके साथ भी मशावरत करनी है। और एक वक्त में जो है इसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी के, जब मैं बोल रहा था नेशनल असम्बली में, तो कादिर पटेल साहब प्रिजाइड कर रहे थे और इसने भी इसको वेलकम किया। खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनसे गैर रस्मी मुलाकात हुई, वो भी बड़ी दिलचस्पी का इज़हार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी, PMLN, और फिर जो हमारी क़यादत है इस पर बेशक गौर साहब ने कल बयान दिया कि जी ये कमेटी बनी मुज़ाकरात के लिए, तो लिहाजा मुज़ाकरात के टास्क को आगे बढ़ाना है। तो मेरा ख्याल नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग जो अपने आप को मीडिया से वाबस्ता समझते हैं और कुछ शायद सियासी अनासिर दोनों तरफें से अब इस वक्त में ऐसे बयानात देने लगे हैं जिससे जो है जो फ़िज़ा हम बेहतर करने जा रहे थे उसको जो है पल्यूट करने की कोशिश हो रही है। बल्कि ये जो खान साहब का जो केस है जो मंडे को जो है जिसमें फ़ैसला मुतवक्के हैं, शायद मुझे ख़दशात हैं कि 14 साल की सज़ा जो है वो इम्पोज़ की जाएगी ताकि मुज़ाकरात को दर्ज पहुँच सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर सियासी क़ुव्वतों को एहसास है कि पाकिस्तान जो है किन संगीन सूरत हाल से दो चार हैं, और आवाम की कसम पुरसी और आवाम की हालत ज़ार का नोटिस लेती हुए तमाम चीज़ों को अक्सर नज़रअंदाज करते हुए एक अच्छे हेल्दी माहौल में मुज़ाकरात को जो है मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। मगर मसला ये है कि अगर हुकूमत अगर अपनी कमेटी का ऐलान कर भी दे
तो राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा संडे तक मुतालबात नहीं माने जा सकते, मुतालबात पर बात हो सकती है। तो इमरान खान साहब ने तो आज फिर ट्वीट करके भी कह दिया, उनके अकाउंट से जो पोस्ट किया गया कि जी इतवार की डेडलाइन है, उसके बाद सिविल नाफरमानी का जो पहला मरहला है रेमिटेंसेस ना भेजने का, वो शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या, अगर शुरू हो गए तो फिर क्या इमरान खान साहब के पास जाया जाएगा कि इतवार को और आगे बढ़ा दें? मेरा ख्याल है कि मुतालिबात तो हम अपोजिशन में हैं, हम मजरूह हैं, हमारे हकूक़ मुतासर हुए हैं, तो हम मुतालिबात तो करते रहते हैं, हुकूमतों से लोग मुतालबे करते रहते हैं। तो मुतालिबात करने पे तो कतगन नहीं लगा सकते हैं कि आप मुतालिबात भी ना करें। मुज़ाकिरात एक अलग अमर है और माना जाना, वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं माना जाना कि इतवार तक माने नहीं जा सकते हैं, मुज़ाकरात हो सकते हैं मुतालबात पर। इमरान खान ने कहा अगर नहीं माने गए या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि क्यों नहीं माने जाते तो इतवार से शुरू हो जाएगी सिविल नाफरमानी। तो क्या उनके पास जाया जाएगा अगर मुज़ाकरात शुरू हो गए कि जी अब इसको और आगे बढ़ा दें? मेरा ख्याल है तरफ़ेन को खुले दिल से जो है इस मुज़ाकरात को कामयाब करने की कोशिश करनी होगी। मुज़ाकरात जो हैं पहला मरहला है कि मुज़ाकरात के टेबल पे बैठा जाए। अगर कल जुमे को ये ऐलान कर देते हैं तो स्पीकर साहब जो हैं उनको चाहिए कि हफ्ते को इजलास बुला ले। अगर ये मुज़ाकरात के टेबल पे पहले बैठ जाते हैं, ये जो टाइम लाइन दिया गया है इससे पहले, तो शायद बामी मशावरत से मामलात को मसालियत के अंदाज में आगे जो है चलाया जा सकता है। मुतालिबात के मसले पर भी जो है शायद थोड़ा बहुत जो है गुजारा हो सकता है और ये टाइम लाइन भी फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन सबसे अहम बात जो ज़रूरत है वो है फ़रीक़ैन का खलूस दिल से जो है पाकिस्तान के इन मसाइल से निकालने के लिए टेबल पर बैठना। जब खलूस होगा तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें, रुकावटें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मर साहब, अगर ये जो अब रेमिटेंसेस वाली कॉल है, अभी तक भी जो चार्जशीट बनती है पीटीआई के खिलाफ वो ये कि जी पहले भी सिविल नाफरमानी की बात की, हुंडी हवाले से पैसे भेजने की बात की, फिर अभी IMF को ख़त लिख दिया, उससे पहले ऑडियो आ गई थी झगड़ा साहब की और शौकत तरीन साहब की, और अब ये क्योंकि रेमिटेंसेस अगर रुकी जाती हैं तो पाकिस्तान को ज़ाहिर एक्सटर्नल अकाउंट पर प्रॉब्लम होगी, रुपया फिर अनस्टेबल होगा, मईशत अनस्टेबल होगी, फिर लोगों के लिए मसाइल होंगे, ज़ाहिर हुकूमतों के लिए कम और लोगों के लिए और आवाम के लिए ज़्यादा मसाइल होंगे अगर मईशत बुरी तरीके से मुतासिर होती है। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो जो हुंडी का सिलसिला था, शायद आपको इल्म होगा कि हुंडी में अब जो चार्जेस आते हैं वो बैंकों से ज़्यादा आ रहे हैं। पहले तो हुंडी में आवारा होता था, फ़ायदा होता था लोगों को, हुंडी का ऑप्शन अब नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क़यादत सर जोड़ के बेटी गई खान साहब के पास और सिफारिशात दी कि फ़िल वक्त जो हैं हम एज ए लास्ट रिज़ॉर्ट इसको रख लेते हैं, पहले मुज़ाकरात जो हैं वो होने चाहिए, और जिसके बाद जो है ये मुज़ाकराती कमेटी बनी और इस चीज़ को डेफर किया गया। तो लिहाजा फ़िल वक्त तो डेफर हुआ है। हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि मुज़ाकरात के दौरान भी शायद हमारी PTI की क़यादत जो है वो ये कोशिश करेगी। आपने देखा होगा बावजूद इसके कि सदीकी साहब, सेनेटर सदीकी जो हैं, उन्होंने हनीफ अब्बासी साहब ने और इसके अलावा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की 2-3 दिनों के अंदर जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी भी रुकन, किसी भी लीडर ने कोई ऐसी ज़बान नहीं इस्तेमाल की जिससे जो है मुज़ाकरात की इस अमल को जो है दचका लगे। वैसे एक और जो बात करो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाली जब बात आती है, जिसमें एक चार्जशीट बनती है तहरीक इंसाफ के खिलाफ कि अपनी सियासत के लिए वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की बात, अब आज ये जो पाबंदियाँ लगी हैं अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के कुछ इदारों पर, एक तो सरकारी इदारे पर, और वो उसमें अब आरिफ अलवी साहब हों, जुल्फी बुखारी साहब हों, वो तो कंडेम कर रहे हैं इस बात को। आपने भी जो क्रिटिकल पोस्ट किया वो हुकूमत के ऊपर किया, ना कि इस बात को वेलकम किया। अब सज्जाद बरकी साहब हैं, फोकल पर्सन पार्टी के मामलात अमेरिका में वही चलाते हैं, इमरान खान साहब के करीबी हैं, वो वेलकम कर रहे हैं इस बात को कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगे, उन पोस्ट को रीट्वीट कर रहे हैं जो कि इसके हक में हैं। ये बरकी साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि कोई ऑफिस बियरर नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो सैंक्शंस लगी हैं इसको हमने कंडेम किया है, क्योंकि हम पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे ये 3 दहाइयों से जारी है। आज बाइडन इंतज़ामिया को सोच आया जब 15 दिन बाद इन्होंने इक़्तिदार ट्रंप के हवाले करना है
कि जी ये पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल पे, और फिर सबसे जो संगीन मसला है वो ये है कि किसी हुकूमती अदारे पे पहली दफ़ा ऐसी कदगन लगी हैं। अब इस हुकूमती अदारे के तहत ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चलाना है, और आगे से किसी प्राइवेट कंपनी ने जो है रॉ मटीरियल या कोई भी मटीरियल या किसी किस्म की कोऑपरेशन या बिज़नेस के लिए रजू तो नहीं करना है। तो लिहाजा हम इसकी मजम्मत करते हैं। और अगर जो सज्जाद बरकी साहब है, अगर जो सज्जाद और भी चीज़ चल निकली है कि हर एक शख्स जो है अपने तय खुद ही तर्जमान बन जाता है, और तो उसको पार्टी का मौक़िफ़ नहीं समझा जाइए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ फ़िलवक्त जो है वो बैरिस्टर गौहर, शेख वकास और उमर अयूब खान जो हैं वो ही दे सकते हैं, और वो जो बात करेंगे उसी को पीटीआई का मौक़िफ़ समझना चाहिए। मसला है कि अमेरिका की तरफ से जितने बयान आ रहे हो, जितनी कैंपेन आपके लिए की है, वो सज्जाद बरकी साहब उसमें पेश रहे हैं। उनका जो अपना ट्विटर हैंडल है उसका जो है वो सेक्रेटरी पीटीआई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर्स, फोकल पर्सन फॉर यूएसए टू चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई यूएसए। ये उनका अपना डिस्क्रिप्शन है जो उन्होंने बताया है कि उनके पास ये ओहदे हैं और रहे हैं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है वो तो हमारा एक कौमी प्रोग्राम है। इसके साथ पीटीआई के वर्कर्स का इसकी वेलकम कहना कोई लेना देना नहीं है। जो ये मुल्क को, रियासत को नुकसान देने के मुतरादिफ हैं, और ये सोच हमारी नहीं हो सकती है। बहुत सारे जो हमारे पीटीआई के लोग या हमदर्द जो हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, वो शायद अपने तय ये समझते हैं कि कोई भी अगर पाकिस्तान को कोई किसी भी हवाले से नुकसान पहुंच रहा है तो इसमें कोई पीटीआई का फ़ायदा है। बड़ी गलत सोच है। हम पाकिस्तान की सालिमियत, बका, तरक्की, खुशहाली के लिए एक हैं, और हम कभी भी ऐसे किसी भी इक़दाम, चाहे वो किसी भी नुक्ते नज़र से या किसी भी मोटिव के तहत इन्होंने ये मेजर उठाया है, लेकिन ना इसको अप्रूव कर सकते हैं, शदीद मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि ये सैंक्शंस विड्रा की जाए। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक 4 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है, और इन 4 कंपनियों में पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, जो एक सरकारी इदारा है। इस हवाले से जारी अमरीकी महकमा खारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से तवील फासले तक मार करने वाली मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाने के खतरे को मद्देनजर रखते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 13382, जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील के जराये को टारगेट करता है, उसके तहत अमरीका पाकिस्तान की 4 कंपनियों को पाबंदियों के लिए नामजद कर रहा है। मज़कूरा कंपनियों में पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉक साइड इंटरप्राइज शामिल हैं। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ये कंपनियां हथियारों के फैलाव या तरसील में मुआविन हैं और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव में किरदार अदा कर रही हैं या अदा कर सकती हैं। इसके अलावा अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तानी कंपनियों पर आयद पाबंदियों के हवाले से जारी फैक्ट शीट भी जारी की है और कहा है कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, जो इस्लामाबाद में वाक़ है, उसने पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अशिया हासिल करने के लिए काम किया है, जिनमें खुसूसी गाड़ियों के चेसिस शामिल हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए लॉन्च सपोर्ट के आलात और मिसाइल टेस्टिंग के आलात के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। अमेरिका का ख्याल है कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शाहीन सीरीज समेत पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाने का जिम्मेदार है, जबकि अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कराची में वाक़ है, उसने नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स को पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का सामान फराहम करने के लिए काम किया है। एफिलिएट्स इंटरनेशनल, जो कराची में ही वाक़ है, उसने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों को मिसाइल के काबिल इस्तेमाल अशिया की खरीदारी में मुआवनत फराहम की है। इसके अलावा कराची में ही वाक़ रॉक साइड इंटरप्राइज ने भी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स को पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सामान फराहम करने के लिए काम किया है। पाकिस्तान ने अमेरिका के इस इक़दाम को जानिबदार और दोहरा मयार करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका की जानिब से नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 कमर्शियल कंपनियों पर पाबंदियां लगाने के फैसले को अफसोसनाक और जानिबदाराना समझता है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करने और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए हैं। ये पाबंदियां अमन और सलामती के मकसद के खिलाफ हैं और इनका मकसद अस्करी अदम तवाजुन को बढ़ाना है। इस तरह की पॉलिसियों के हमारे खित्ते और इससे बाहर के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरत्तिब हो सकते हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम उसकी क़यादत को मुल्क के 24 करोड़ लोगों की जानिब से दी गई एक मुक़द्दस अमानत है और ये अमानत पाकिस्तान के सियासी स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एलामिया में मजीद कहा गया है कि हमें निजी इदारों पर लगने वाली पाबंदियों पर भी अफसोस है। माजी में भी कमर्शियल इदारों पर लगने वाली इसी तरह की पाबंदियाँ बगैर किसी सबूत के महज शकूक व शुबहात पर मबनी थी। अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा होने का दावा करते हुए माजी में दूसरे ममालिक को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस की शर्त को ख़त्म कर दिया गया था। इस
इस तरह का दोहरा मयार और इम्तियाजी तर्ज अमल न सिर्फ अदम फैलाव वाली हुकूमतों की साख को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को भी खतरे में डालता है। अमेरिका की जानिब से लगने वाली इन पाबंदियों की तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सदर आरिफ अलवी और जुल्फी बुखारी ने तो मुखालफत की है, लेकिन पीटीआई अमेरिका के साबिक सदर और अमेरिका में इमरान खान के फोकल पर्सन सज्जाद बरकी ने पाबंदियों की हिमायत में एक्स पर पोस्ट किया है और इस तरह की दीगर पोस्ट को शेयर भी किया है, जिनमें पाकिस्तान पर लगने वाली अमरीकी पाबंदियों की हिमायत की गई है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को पहली दफ़ा निशाना नहीं बनाया गया है। माजी में भी अमेरिका की जानिब से इस तरह की पाबंदियां सामने आई हैं, जिनमें पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां लगी हैं। अमेरिका बार बार पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां क्यों लगाता है और माजी में कौन सी कंपनियों पर ऐसी पाबंदियां लग चुकी हैं, इस हवाले से BBC उर्दू में मुनज़्ज़ा अनवार की एक तफसीली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिका इदारों और सप्लायर्स पर अमरीकी पाबंदियों का सिलसिला खत्म होने में नहीं आ रहा है और इस साल में तीसरी मरतबा बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी की मुआवनत के इल्ज़ाम में मजीद 4 इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। याद रहे, इससे पहले रवां साल सितंबर में अमेरिका ने आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट के तहत चीन के 3 इदारों, एक चीनी शख्सियत और एक पाकिस्तानी इदारे पर बैलिस्टिक मिसाइल के फैलाव की सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में पाबंदियां आयद की थीं। अमेरिका का इल्जाम था कि बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील में मुलविस है और उसने शाहीन 3 और अबाबील मिसाइल सिस्टम्स और मुमकिना तौर पर इससे भी बड़े सिस्टम्स के लिए रॉकेट मोटर्स की जांच के लिए आलात की खरीदारी के सिलसिले में पाकिस्तानी इदारे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर काम किया है। बयान में ये इल्जाम भी आयद किया गया था कि यह इदारा बड़े सिस्टम्स के लिए आलात खरीदने में भी मुलविस है। उस वक्त जिन दीगर कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई, उनमें चीन की 3 कंपनियां और पाकिस्तानी कंपनी इनोवेटिव इक्विपमेंट भी शामिल हैं। उस वक्त अमरीकी महकमा खारजा ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में अमरीका के खदशात कई सालों से वाज़ेह और मुस्तकिल हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की मुखालफत अमरीकी पॉलिसी का हिस्सा रही है। इससे पहले अमरीका ने रवां बरस अप्रैल में चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी, जबकि अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के पुर्जाजात और सामान फराहम करने के इल्जाम में चीन की 3 मजीद कंपनियों पर इसी तरह की पाबंदियां आयद की थीं। इसके अलावा दिसंबर 2021 में अमरीकी इंतजामिया ने पाकिस्तान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना तौर पर मदद फराहम करने के इल्जाम में 13 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियां आयद की थी। पाकिस्तान का वो मिसाइल प्रोग्राम जिसका तस्करा सितंबर 2024 में अमरीकी महकमा खारजा के एलामिये में किया गया था, उसमें मीडियम रेंज या दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 और अबाबील शामिल हैं, जो मल्टीपल री एंट्री व्हीकल या MRV मिसाइल कहलाते हैं। माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान के मिसाइल हथियारों में ये सबसे बेहतरीन सलाहियतों वाले मिसाइल हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा की नेशनल यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक और डिफेंस स्टडीज के लेक्चरर डॉक्टर मंसूर अहमद के मुताबिक अबाबील जनूबी एशिया में पहला ऐसा मिसाइल है जो 2200 किलोमीटर के फासले तक मुतादिद वॉरहेड्स या जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है और मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है। उनके मुताबिक ये MRV मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को शिकस्त देने और बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मिसाइल में मौजूद हर वॉरहेड एक से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बना सकता है। डॉक्टर मंसूर के मुताबिक अहम नुकता यह है कि यह मिसाइल ऐसे हाई वैल्यू अहदाफ जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड से महफूज बनाए गए हों, उनके खिलाफ पहली या दूसरी स्ट्राइक की सलाहियत भी रखता है। दिफाई उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली बताते हैं कि MRV मिसाइल की खासियत यह होती है कि अगर हदफ के करीब पहुंचने पर उनके खिलाफ मुखालिफ सिमत में मिसाइल डिफेंस शील्ड या बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मौजूद हो तो वो उन्हें कंफ्यूज कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि MIRV मिसाइल में कई वॉरहेड्स होते हैं जो आज़ादाना तौर पर प्रोग्राम्ड होते हैं और आज़ादाना तौर पर ही अपने अपने अहदाफ की जानिब जाते हैं और हर एक का फ्लाइट पाथ यानी फिजाई रास्ता मुख्तलिफ होता है। डॉक्टर मंसूर के मुताबिक इंडिया तकरीबन 1 दहाई से भी ज़ायद अरसे से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है और वो ना सिर्फ इसके तजर्बात करता रहता है बल्कि अवामी सतह पर इसके बारे में बात भी करता है। इंडिया ने हाल ही में पहले MRV मिसाइल अग्नि 5 का 1 से ज़ायद वॉरहेड्स के साथ तजर्बा किया है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है। इसके मुकाबले में अबाबील की रेंज महज 2200 किलोमीटर है। डॉक्टर मंसूर के मुताबिक अबाबील सिर्फ और सिर्फ इंडिया का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन अमेरिका को 2021 से जिस मिसाइल पर तशवीश हो रही है वो शाहीन 3 मिसाइल है जिसकी रेंज 2740 किलोमीटर है। दरअसल अबाबील शाहीन 3 मिसाइल की अगली जनरेशन है। अबाबील का पहला टेस्ट जनवरी 2017 में हुआ था और इसके बाद अबाबील का दूसरा तजर्बा 6 साल बाद अक्टूबर 2023 में हुआ था और इन 6 सालों के दौरान
NDC में इस टेक्नोलॉजी पर मुसलसल काम होता रहा है। डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि शाहीन 3 तो पहले से ऑपरेशनल था, लेकिन अबाबील के दूसरे तजर्बे के बाद जब मार्च में उसे परेड में दिखाया गया तो इसके बाद शाहीन 3 और अबाबील ज्यादा नजरों में आ गए, क्योंकि इस नुमाइश का मतलब था कि पाकिस्तान इस मरहले तक पहुंच चुका है जहां उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है और अबाबील अब ऑपरेशनल हो चुका है। डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि ये अमरीकी तशवीश की असल वजह है। अमरीका को खदशा है कि पाकिस्तान इसके ज्यादा से ज्यादा सलाहियतों वाले वर्जन पर काम कर रहा है। उनके मुताबिक अमरीकी तशवीश की एक और वजह यह भी है कि अबाबील 3 स्टेज मिसाइल सिस्टम है और मोबाइल लॉन्चर वाला सिस्टम एक बहुत अहम सलाहियत है, क्योंकि किसी भी सरप्राइज हमले की सूरत में यह सिस्टम ना सिर्फ बड़ी आसानी से मुख्तलिफ मकामात पर कैमोफ्लेज किए जा सकते हैं, बल्कि उन्हें आसानी से ऐसी जगह भी ले जाया जा सकता है जहां दुश्मन को उनका पता ना चल सके। माहिरीन का मानना है कि कोई भी 3 स्टेज मिसाइल सिस्टम ज्यादा रेंज वाले सिस्टम की बुनियाद बन सकता है। डॉक्टर मंसूर का कहना है कि यकीनन इस सिस्टम में कोई ऐसी नई डेवलपमेंट हुई है जिसने अमरीकी तशवीश में इजाफा कर दिया है कि शायद पाकिस्तान मजीद सलाहियतें हासिल कर रहा है और मुस्तकबिल में इन न्यूक्लियर सलाहियतों वाले मिसाइलों के बेहतर वर्जन ज्यादा बड़े वॉरहेड्स ले जा सकते हैं और अबाबील शायद 3 से ज्यादा वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत भी हासिल कर ले। याद रहे अप्रैल में इन सिस्टम्स के मोबाइल लॉन्चर्स पर पाबंदियां लगाई गई थी। उस वक्त अमेरिका की जानिब से जारी करदा फैक्ट शीट में कहा गया था कि बेलारूस में कायम मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए खुसूसी गाड़ियों के चेसिस फराहम किए हैं। अमरीकी पाबंदियों में पावरफुल रॉकेट मोटर्स का भी तस्करा है। BBC के मुताबिक डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि हालिया पाबंदियां कोई नई बात नहीं, बल्कि यह सिलसिला 70 की दहाई से जारी है। चीन और पाकिस्तान की कंपनियों और अफराद पर लगाई गई इन पाबंदियों का दोनों मुल्कों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी इदारे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स यानी NDC पर पाबंदियों के मुतालिक वो कहते हैं कि ये इदारा मिसाइल टेक्नोलॉजीज के लिए मगरिब पर इन्हिसार ही नहीं करता, लिहाजा इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इस हवाले से सैयद मोहम्मद अली कहते हैं कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर मकामी है, इसका इन्हिसार मकामी वसाइल और महारत पर है और ये अमरीकी पाबंदियों से मुतासिर नहीं होगा। अमरीकी महकमा खारजा के बयान में MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम का भी जिक्र था। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी की बरामद पर कंट्रोल रखने वाले मुमालिक का ग्रुप है। इस हवाले से डॉक्टर मंसूर का कहना है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ने MTCR पर दस्तखत नहीं किए, मगर इसके बगैर भी चीन और पाकिस्तान दोनों इसका ख्याल करते हैं और कोई ऐसा सिस्टम बरामद नहीं किया गया जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो। मगर इस इकदाम की तारीफ करने के बजाय ये कहा जाता है कि पाकिस्तान और चीन आपस में ताउन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर मसला दोनों मुमालिक के ताउन से है तो दूसरी तरफ इंडिया का सारा मिसाइल प्रोग्राम रूस के ताउन और मदद से बना है। इसकी मिसाल इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल है। जब इब्तिदा में रूस से यह टेक्नोलॉजी ली गई तो उसकी रेंज 290 किलोमीटर थी, मगर अब इंडिया इसे 800 किलोमीटर तक ले जा चुका है और उसके हाइपरसोनिक वर्जन पर भी काम हो रहा है। मगर यहाँ MTCR की बात नहीं की जाती। याद रहे MTCR में 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले मिसाइल की बरामद पर पाबंदी है और 500 किलो से ज्यादा के वॉरहेड की भी इजाजत नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बिजली की कीमत इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है। हुकूमत IPPs के साथ मुआहदों को रीनिगोशिएट कर रही है। इसके अलावा दीगर इकदाम करके मुस्तकबिल में बिजली की कीमतों में कमी का दावा कर रही है। और आज कराची के सारिफीन के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है। जंग और द न्यूज़ में इसरार खान की खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के मल्टी-ईयर बेस्ड टैरिफ की तजवीज़ की सख्त मुखालफत करते हुए फी यूनिट टैरिफ को कम करने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कहा है कि इलेक्ट्रिक के मल्टी-ईयर बेस्ड टैरिफ तजवीज़ की सख्त मुखालफत करते हैं और इसे कराची के बिजली सारिफीन पर गैर ज़रूरी और बेबुनियाद बोझ करार देते हुए कहा है कि लागत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हुकूमत ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को सिफारिश की है कि के इलेक्ट्रिक के मुजवज़ा मल्टी-ईयर बेस टैरिफ को 44 रुपये 69 पैसे फी यूनिट नहीं बल्कि तकरीबन 10 रुपये कम यानी 34 रुपये 87 पैसे फी यूनिट किया जाए। पावर डिवीजन ने नेपरा को मशवरा देते हुए कहा है कि के इलेक्ट्रिक ने अपने अखराजात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, गैर हकीकी सरमायाकारी का तखमीना लगाया है और पुराने मालियाती मफरूज़ों पर अपने हिसाब किताब की बुनियाद रखी है। दस्तावेज़ात के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त को उसकी ऑपरेशनल सलाहियत को मुतासिर किए बगैर काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। के इलेक्ट्रिक की टैरिफ दरख्वास्त पर हुकूमती एतराज़ात में यह भी कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक का रिटर्न ऑन इक्विटी डॉलर पर मबनी है, जिससे सारिफीन करेंसी के उतार चढ़ाव का शिकार होते हैं। हुकूमत ने रुपये की बुनियाद पर रिटर्न ऑन इक्विटी की सिफारिश की है, जबकि हुकूमत ने यह भी कहा है कि इलेक्ट्रिक के कर्ज के अखराजात मौजूदा मार्केट की सूरत हाल से मुताबिकत नहीं रखते। इस बुनियाद पर मुख्तलिफ मद में के इलेक्ट्रिक की तरफ से मांगे गए 44 रुपये 69 पैसे फी यूनिट के बजाय 34 रुपये 87 पैसे फी यूनिट के
टैरिफ की सिफारिश की गई है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ खुद मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए तवानाई और पावर डिवीजन उवैस लगारी साहब और के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मोनिस अलवी साहब, बहुत सारे हेड्स में पावर डिवीजन ने इवेल्युएट किया है और उसके बाद तकरीबन 10 रुपये उन्होंने कहा है कि आपको मिलना चाहिए। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उस पर जो रिटर्न है या इंटरेस्ट रेट्स हैं उसका जो है वो मार्केट के मुताबिक हो, ना कि आप लोगों ने कोई बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया है। जो रिटर्न है वो डॉलर बेस्ड ना हो, वो PKR बेस्ड हो। जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं उसके ऊपर भी, इसके अलावा वर्किंग कैपिटल वो कह रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन की है, तकरीबन ₹1.83 वहाँ बचाए जा सकते हैं। तो मुख्तलिफ हेड्स में पैसे बचाए जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, थैंक यू वेरी मच आपने बुलाना है और इस पर कमेंट्स लेने के लिए। सर, पहली बात तो ये कि हमने ये जो कमेंट्स हैं ये हमने अखबार में पढ़े हैं और हमें कोई इसकी कॉपी मौसूल नहीं हुई है। आई एम श्योर ये नेपरा को गए होंगे एंड देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू लुक एट देम एंड कमेंट। एट द सेम टाइम जो ये कमेंट है इसमें कुछ के ऊपर हमारी बात हुई थी, जिसमें जैसे आपने कहा अभी कि इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के बताया कि एक कमेंट है जिसको हमने ये एक्सप्लेन भी किया था कि जब हम प्रोजेक्शंस बनाते हैं तो हमें एक प्रोजेक्टेड नंबर लेना होता है जिसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट को मैप करते हैं। अगर हम एक ग्रोथ लें, मिसाल के तौर पे जो हमने लिए है वो तकरीबन 2.7% लिए और उसकी बेसिस पे हमने नेटवर्क को मेंटेन किया है और बढ़ाया है। हमने अपने टैरिफ पिटीशन में ये लिखा है कि अगर ये ग्रोथ कम आएगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। खुदा ना खास्ता मैं ये समझता हूँ कि 2.7% मेरे हिसाब से जिस तरह काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, डॉलर स्टेबल है, इंशाल्लाह ताला ग्रोथ ज़्यादा आनी चाहिए। तो अगर ग्रोथ ज़्यादा आएगी तो शायद और इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, इसलिए कि आपको नेटवर्क बढ़ाना होगा, आपको नए कनेक्शंस देने होंगे। और हमने अपनी पिटीशन में लिखा है कि इसको एक्चुअलाइज़ कर दीजिएगा। अगर हम ज़्यादा खर्चा करें अननेसेसरी तो काट दीजिएगा और अगर ज़रूरत हो तो हमें इजाज़त दीजिएगा कि हम जल्दी से जा कर के और ख़र्चा कर सकें। हमारा कॉस्ट प्लस टैरिफ है शाहजेब साहब, तो कॉस्ट प्लस टैरिफ में अगर हमें कॉस्ट अलाउ नहीं होगी तो फिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपने बात की, कॉस्ट का गिर आप इन्फ्लेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स आप मार्केट के मुकाबले में ज़्यादा कर रहे हैं, आप रिटेन हमारी PKR के बजाय डॉलर रिटर्न मांग रहे हैं। मैं इंटरेस्ट रेट पे आता हूँ। हमारी पिटीशन का ये हिस्सा है कि हमें जो भी रेट है वो हमें एक्चुअल दीजिए। जो मार्जिन आप किसी भी और IPP को दे रहे हैं, जो भी निगोशिएटेड नंबर है जो कि बैंक कोट करते हैं वो हमें दिया जाए। उसकी बेस ये नहीं हो सकता कि हम काइबोर या सोफर प्लस 2% पे बोरो करें और हमें अलाउ हो सोफर प्लस 1%। और इस पे जो हमारी अभी भी बात हुई है उसमें यही है कि उसमें एक उन्होंने हमें बेंचमार्क दिया है जो पुराने टैरिफ के अंदर जो अभी जनरेशन का आया है, और अगर हम उससे कम करेंगे तो उसे एक्चुअलाइज कर देंगे। और उन्होंने एक सीलिंग रखी है, अगर हम उससे ऊपर जाएंगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो एक सीलिंग दी है उन्होंने जनरेशन के अंदर विद द कॉनोटेशन के अगर आपने इससे कम में किया तो ये ऐसा नहीं होगा कि आपको वो गैप मिल जाएगा, वो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके अलावा जहाँ तक फॉरेन एक्विटी का ताल्लुक है, देखिए हमारे जो भी शेयर होल्डर थे, चाहे वो सऊदी हो, कोयती हो, मिडल ईस्टर्न इन्वेस्टर्स हो, इन तीनों के अंदर प्रीडोमिनेंटली के इलेक्ट्रिक ओन की जाती है। ये सारे डॉलर्स जो हैं ये बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान आए थे और ये स्टेट बैंक के पास रजिस्टर्ड है एज फॉरेन एक्विटी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको रुपए में करना है तो ये फ़ैसला इन्वेस्टर्स ही कर सकते हैं। मैं कंपनी के तौर पे तो उनके बिहाफ पे ये नहीं कमिट कर सकता कि उनकी इक्विटी जो है उसको आज अगर फॉर एग्जांपल उनको एक्स रिटर्न डॉलर में मिल रहा है तो मैं एग्री कर लूँ जाकर के ये शेयर होल्डर्स जो हैं दे विल बी अवेलेबल, दे विल बी टॉकिंग टू द गवर्नमेंट इफ़ दे हैव टू बी कन्वर्टेड टू रुपी रिटर्न और रुपी कन्वर्ट करके फिक्स करना है तो इफ़ दे डू इट वी हैव नो प्रॉब्लम। बट हम ये समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जो अदर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में मौजूद है अभी भी, और उसी पॉलिसी के तहत हमारे भी प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। अगर उनको डॉलर मिल रहा है तो हमारे इन्वेस्टर्स को भी डॉलर मिलना चाहिए। और जहाँ तक वर्किंग कैपिटल की आपने बात की है, अगर उसमें कोई डबल काउंटिंग है तो नेपरा इज़ द अथॉरिटी टू लुक एट इट एंड दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल रिड्यूस इट। हमारे ख्याल में ऐसा नहीं है। हमने बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये टैरिफ बनाया है। 44 नहीं होगा, जो भी होगा ये नेपरा ने डिसाइड करना है और होना उतना चाहिए जितना केई को चलाने के लिए सस्टेनेबल हो। हमने 20 साल में आज तक 25% कम हो, तकरीबन 10 रुपए तो सस्टेनेबल है आपके चलाने के लिए। ये तो जब आएगा ना तो उस वक्त रिटर्न ये भी कह रहे हैं कि मेरिट ऑर्डर के मुताबिक ही आप नेशनल ग्रिड से लें बिजली, बजाय इसके कि आपके प्लांट इस्तेमाल। इस वक्त भी हम जो है वो नेशनल ग्रिड को इंक्लूड करके मेरिट ऑर्डर पे ही चलते हैं। अगर हम आउट ऑफ टर्न कोई प्लांट चलाएंगे
तो वो नेपरा उस कॉस्ट को रिजेक्ट कर देता है। वी अप्लाई द मेरिट ऑर्डर। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई अपना महंगा प्लांट चला रहे हो और एनटीडीसी से बिजली आ सकती हो वो हम उनसे लेते रहें। इसमें सिर्फ एक इम्पैक्ट होता है जिसमें कि जो हमारे पास जो एक प्लांट है जिसमें हमने पीएलएल से गैस खरीदी हुई है, उस पीएलएल की गैस को टेक ओवर पे है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंपनी है। तो अगर हम उनसे गैस नहीं लेंगे तो हमें उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसमें सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि उसमें जो हवेली, बहादुर शाह, भिक्की या बल्लूकी के में जो कमिटमेंट्स हैं वही हमें मिल जाएँ, उतनी हम मशीनें चलाएंगे और बाकी नेशनल ग्रिड से लेंगे। परफॉर्मेंस टारगेट्स जो है वो हाईएस्ट वाटर मार्क कर रहे हैं कि उस पर होना चाहिए। 96.7% का रिकवरी रेशो है, मगर आपने अगर इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए तो ₹1.47 की बचत होगी फी यूनिट। मैं फिर से सर यही कहूँगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा है कि 96% हमने रिकवरी टच की थी जिस वक्त टैरिफ ₹19 था। उसके बाद से जो कंज्यूमर टैरिफ है वो तकरीबन 80% इंक्रीज़ हुआ है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है। उसमें कि इलेक्ट्रिक का ना कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारे कहने से किया जाता है, उसका एक इम्पैक्ट है। मेरे ख्याल में अगर आप पूरे पाकिस्तान के नंबर उठा के देख लें तो सबके लॉसेस में इजाफा हुआ है। उसी की बेसिस पे हमारा भी जो नंबर है वो डिटीरियोरेट हुआ है। और हम रिक्वेस्ट यही करें कि कॉस्ट प्लस टैरिफ में अगर कॉस्ट नहीं देंगे तो यूटिलिटी मतलब हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि हम बोरो करें, इन्वेस्ट करें और सिस्टम को मैनेज करें। अगर हम सस्टेनेबल नहीं होंगे हम बोरो नहीं कर पाएंगे। डिविडेंड तो सेकेंडरी है, अगर हम बोरो नहीं कर पाएंगे तो हम सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर सिस्टम खुदा ना खास्ता डिटीरियोरेट हो सकता है। तो हमें सस्टेनेबल टैरिफ चाहिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए टैरिफ जिसमें कोई हमारा कोई ऐसा रिटर्न आ जाए जो लोग देख के कहें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को सर्व करें। अगर हम बहुत प्रॉफिट करेंगे बहुत ज़्यादा यानी एबनॉर्मल कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि हम कोई सोशल इदारा तो नहीं है ना शाहिद साहब, हम एक हैं तो कमर्शियल इदारा जिसने 20 साल से डिविडेंड नहीं दिया आज तक। तो अगर एक सस्टेनेबल टैरिफ होगा जिस पे कंपनी चल सकती होगी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। अब ओवैस ग़ानी साहब, क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से ये सिफारिश आई है कि तकरीबन ₹10 इनकी तरफ से महंगा जो है वो टैरिफ मांगा गया है, वो कह रहे हैं हमारे हिसाब से ठीक है और अगर वाइबल ऑपरेशन हमने करने हैं तो ये होना चाहिए, वरना नेपरा को कोई कुछ भी लगेगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे। वो इंटरेस्ट कॉस्ट के हवाले से, डॉलर इंडेक्सेशन के हवाले से सबको उन्होंने जवाब दिया। आप क्या कहते हैं? शाहजेब साहब बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए इन पिछले 9 महीने में वजारत तवानाई ने एक नई शक्ल इख्तियार की है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमने बात की थी कि हम सिर्फ IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं रिव्यू करेंगे बल्कि पूरे सेक्टर के अंदर इस्लाहात लेके आएंगे, जो हमने प्राइवेटाइजेशन के अमल को शुरू किया, हमने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को चेंज किया, अपने डायरेक्टर्स को मुख्तलिफ डिस्कोज में, हमने उनके नुकसानात को पिछले 5 महीने के अंदर कम किया, मैंने सर्कुलर डेट को कम किया। जून के महीने से अब तक इंडस्ट्री के रेट में ₹11 फी यूनिट की कमी लेके आया, ₹4 की औसतन कमी लेके आया। तो उसके साथ साथ वजारत में एक और बहुत अहम हिस्सा था जिसके ऊपर कई दिहाइयों से कोई गौर नहीं किया जा रहा था, और वो हिस्सा ये था कि नेपरा की हर पटिशन जो उसमें दायर हो, चाहे वो लेस्को करे, मेपको करे, केई करे या कोई भी इदारा करे, उसको कंज्यूमर के इंटरेस्ट और सेक्टर के इंटरेस्ट के अंदर, ताकि वो कंपनियां सस्टेन होके चल सके पोस्ट प्राइवेटाइजेशन, इस अमल के ऊपर जो नेपरा ने अब केई का टैरिफ देना है, इसके मुहर्रिकात और इसके असरात आपकी डिस्कोस की जो प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है उसके ऊपर भी होंगे। आज अगर एक ऐसा टैरिफ नेपरा ना दे जिस टैरिफ के मुताबिक कराची इलेक्ट्रिक जैसी अच्छी कंपनी अपने आप को कायम ना रख सके, मुनाफा ना कमा सके, वो भी गलत। अगर इस किस्म का टैरिफ दे जो कई सिर्फ हुकूमत की सब्सिडीज़ के ऊपर या प्राइवेटाइज होने वाली ISCO, फेस्को, गेपको, लेस्को हुकूमत की सिर्फ सब्सिडीज़ के ऊपर सरवाइव करें, तो वो आप IPPs के बाद एक डिस्कोस के सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर खड़ा करने जा रहे होंगे। इसलिए हमने ना सिर्फ कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बल्कि कई के इंटरेस्ट को भी, जो हमारे प्यारे इन्वेस्टर हैं उनके इंटरेस्ट को भी सामने रखा, और एक बहुत न्यूट्रल अंदाज में जो हमारी एक तहकीक हो सकती थी, जो नंबर्स और हर चीज़ के ऊपर बुनियाद के ऊपर है
जिसके ऊपर आज कंटेस्ट करने के बजाय हम और मुन्ना साहब ये एक रेगुलेटर का जो मैकेनिज्म होगा उसके अंदर हम समझते हैं आइंदा चंद हफ्तों में एक हेल्दी डिबेट और हेयरिंग होगी और उसके तहत हम उम्मीद रखते हैं कि रेगुलेटर ना सिर्फ बाकी प्राइवेटाइजेशन के बाद की बल्कि कराची की आवाम जिसके मैंडेट के साथ हमारी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब खुद उधर कंटेस्ट कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी की वहाँ उस सूबे में हुकूमत है, हम आवाम के इंटरेस्ट के अंदर और मगर सर जो आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से जो बातें की गई हैं जानिबदार होके चले। अब ज़ाहिर फैसला नेपरा की तरफ से होगा, मगर मसला है कि जो बहुत बड़ा फर्क है, 1-2 रुपए का नहीं है, 10 रुपए का फर्क है, और 10 रुपए का फर्क है इसका मतलब है अरबों रुपए का फर्क है, और ज़ाहिर जो बिजली के बिल की कीमत है उस पर फर्क पड़ेगा। मगर वो ये कह रहे हैं कि इससे कई इलेक्ट्रिक वायबल हो नहीं सकती है जो आपकी कैलकुलेशन है, जिसकी वजह से कंपनी चल नहीं पाएगी और वैसे ही डिविडेंड नहीं दिया, कह रहे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काबिल कबूल नहीं होगा। शाहजेब भाई, हमने इस जो भी हमारी जो कमेंट्स थे जो हमने दिए जी नेपरा को, उसके अंदर वो और हमने उनको ऑफिशियली भिजवाए, उन कमेंट्स के अंदर हम समझते हैं जो हम साबित करेंगे और बाकी कंज्यूमर्स के जो एडवोकेट्स आएंगे वो भी शायद साबित करने की कोशिश करें कि इसमें कराची इलेक्ट्रिक को एक रिटर्न ऑन इक्विटी जो एसेट बेस्ड होता है, इनका तमाम बिजनेस मॉडल आज तमाम डिस्कोस का उनके जो असासाजात होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर होता है। तो हमारा भी यही एक फार्मूला है और आई एम श्योर जितनी भी चीज़ें जो आपने अभी शुरू में एक बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन में गिनवाई वो तमाम चीज़ें लेंथ पे डिस्कस होंगी। हमने अपनी जिम्मेवारी समझी जो पहले नहीं हुआ करती थी, लोग नहीं एक्सरसाइज करते थे, लेकिन आज जब हम IPPs को रिव्यू कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि डिस्को सेक्टर के अंदर एक और अजाब खड़ा हो जाए जिसको मेरा मुल्क अगले 20 साल बर्दाश्त करता रहे। हम आवाम के इंटरेस्ट में, के इंटरेस्ट में और अपनी होने वाली प्राइवेटाइजेशन जो चंद महीने के बाद हो रही है उसके असूल तय करने के लिए इन मामलात को बहुत संजीदगी से पहली दफ़ा देख रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है। अगर जब होगी डिबेट जाता है वहाँ पर तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाएं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाएंगे, आपकी अपनी कैलकुलेशंस हैं, उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस की हैं। ज़ाहिर वो मिनिस्ट्री में अब कोशिश कर रहे हैं पावर सेक्टर को रिफॉर्म करने की, वो कह रहे हैं कि हमने कंज्यूमर का इंटरेस्ट देखना है, आपने ज़ाहिर अपने शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट देखना है। तो आप समझ रहे हैं कि ये ठीक है अगर मिनिस्ट्री की तरफ से प्रपोज किया गया? शायद बिल्कुल मैं समझता हूँ कि, और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जो भी कमेंट्स होंगे उसके ऊपर बिल्कुल हेल्थी डिबेट होगी। एंड मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी चीज़ के अंदर स्टबन होके कहेंगे नहीं हमें बस यही करना है। देखिए जो चीज़ हमारे कंट्रोल में उसके ऊपर यकीनन एक चेक होना चाहिए, जो चीज़ मार्केट ड्रिवन है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है उसको एक टैरिफ में उसका एक एलिमेंट होना चाहिए। जहाँ तक कि शेयर होल्डर्स का ताल्लुक़ है और उनके रिटर्न का ताल्लुक़ है, आई विल नॉट बिकम अ शो स्टॉपर। अगर इस शेयर होल्डर्स इस बात पे तैयार हो जाते हैं कि हमें रुपये में रिटर्न दे दिया जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। और मैं इस बात से बिल्कुल लगारी साहब की आप यकीन करें, मैं ये कह सकता हूँ कि लगारी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने उनको लिटरली सैटरडेज़ को भी संडेज़ को भी मीटिंग करते हुए देखा है, शाम को 7 बजे भी मीटिंग करते हुए देखा है। आई एम टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली, वी विल बी डिफेंडिंग। और जो चीज़ सही होगी ना, मैं समझता हूँ कि जैसे मिनिस्ट्री काम कर रही है, टास्क फोर्स काम कर रही है, नेपरा काम कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई ऐसा टैरिफ लेके चले जाएं जो कि एट द कॉस्ट ऑफ कस्टमर्स हमारे शेयर होल्डर को एबनॉर्मल प्रॉफिट दे दे, एट द सेम टाइम एट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर को अगर कोई कस्टमर्स को अगर लोअर टैरिफ दिया गया ना तो उसका ख़तरा सिर्फ ये है कि कहीं सर्विस लेवल ना गिर जाए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली शायद जो कस्टमर्स हैं, जो सिटीजन्स ऑफ कराची हैं, उनकी सर्विस लेवल ना इफ़ेक्ट हो जाए। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हम बैठ करके एक रीज़नेबल चीज़ पे आएंगे। ये कोई 44 रुपये का टैरिफ फाइल करने का मतलब ये नहीं होता। एक तो ये फ़ाइल हुआ था आज से मेरे ख्याल में 2 साल पहले, हमें भी देखना पड़ेगा उसमें क्या, जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो मैं बगैर देखे कह सकता हूँ कि वो फाइल हुआ होगा जिस वक्त इंटरेस्ट रेट 22% था, क्योंकि वो 1.5 साल 2 साल मार्केट रेट हो जाए तो जो कब उसका जो इम्पैक्ट है वो उससे टैरिफ कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं अभी भी ये कहूँगा उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है
हमने सबमिट किया है कि अगर ग्रोथ कम आएगी तो इन्वेस्ट कम करेंगे। मुझे ये बात कहते हुए थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि मेरे हिसाब से इंशाअल्लाह ताला जैसा इस वक्त निज़ाम चल रहा है, मेरे हिसाब से 5-6% की ग्रोथ आनी चाहिए। तो मुझे खतरा ये कि लगारी साहब, मुझे लग रहा है लगारी साहब किसी दिन ये ना कहें कि आपने इन्वेस्ट नहीं किया, किसी लगारी साहब मुझे ये ना कहें कि तुमने इन्वेस्ट नहीं किया सिस्टम में, इसलिए जो है ना तुम्हारे पास बिजली के कनेक्शंस में देर आ रही है, तुम्हारे ट्रांसफार्मर्स ओवरलोडेड हो गए, तुम्हारे पास ग्रिड नहीं लगा हुआ, तुम्हारे ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं है। तो ये जो ना एक थोड़ा सा चिकन एंड एग सिचुएशन, गवर्नमेंट तो खुद भी एक्सपेक्ट कर रही है ना, क्योंकि जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है कि अब ज्यादा ही होगा, क्योंकि बेस इफेक्ट भी नीचे ही है। हमने गुज़िश्ता बरसों में देखा है कि नेगेटिव था। आप समझ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना भी एतराज़ अब रेगुलेटर पे भी रहा है कि जो माजी में मुआहदे हुए उसमें जो ऑडिट्स होने थे, उसको जो एहतियात होनी थी वो रेगुलेटर की तरफ से भी नहीं की गई। अब ज़ाहिर एक शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव है जो अलवी साहब दे रहे हैं, बट गवर्नमेंट का अपना पर्सपेक्टिव है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको रेगुलेटर पर ये ट्रस्ट है कि जो भी नतीजा निकलेगा वो वही निकलेगा जो कि दोनों तरफ से एक बैलेंस नतीजा होगा। शाहजेब भाई, मुझे इजाजत है बात करने की? जी जी, आप ही से सवाल किया। अच्छा शाहजेब भाई, देखिए, एक तो मैं करेक्ट कर लूं, मैं कंज्यूमर का इंटरेस्ट सिर्फ वॉच नहीं कर रहा, मैं बतौर वजीर तवानाई के अपने सेक्टर के इन्वेस्टर्स को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना जो कंज्यूमर की कॉस्ट के ऊपर ना हो, वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। बदकिस्मती से आज से पहले माजी में रेगुलेटर का जो निज़ाम है वो कतअन तसल्ली बख्श नहीं रहा। उन्होंने जिस तरह पटिशन्स को माजी में हैंडल किया वो नाकाबिल कबूल है। उस किस्म की एनवायरनमेंट मुझे आज रेगुलेटर की हर पटिशन दायर होने वाली वजारत के अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए थी पहले, कि आज की तरह अपने कमेंट्स दे के उन चीज़ों को चैलेंज करे या उनकी तरफ अटेंशन ड्रॉ करे रेगुलेटर की, ताकि केई को और कंज्यूमर्स को दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। माजी में ये चीज़ें IPPs के साथ नहीं हुई, माजी में ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ नहीं हुई, माजी में कुछ कंपनीज ने, कई भी शायद उसमें शामिल हो, कि अपने ऑडिटेड अकाउंट्स के अंदर अगर आधे % या 1% अबव काइबोर के ऊपर उनको वर्किंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है और उनके ऑडिटेड अकाउंट्स ये कह रहे हैं, तो मेरा कंज्यूमर 2-2.5% उससे ऊपर ज़्यादा 1.5-2% पे करता रह गया है। रेगुलेटर को ये चीज़ें देखनी चाहिए थी, रेगुलेटर को ये चीज़ें देखनी चाहिए थी कि एसेट्स की डिप्रिसिएशन जो है वो कराची इलेक्ट्रिक या मेरे किसी लेस्को की कंपनी के अपने इन्वेस्टेड एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन वही चार्ज हो जो प्राइवेट सेक्टर का बंदा अपना ट्रांसफार्मर खर्च करके उनके सिस्टम पे लगाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, तफसील है, लेकिन मैं ये आपको तसल्ली देना चाहता हूँ अपनी आवाम को आपकी तवज्जुह से कि अब ये सेक्टर बहुत संजीदगी के साथ और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर एक बेहतर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की तरफ चलना पड़ेगा, जिसमें कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी वॉच होगा और जिसमें रेगुलेटर को भी अपनी पूरी तवानाई के साथ अपनी इन चीज़ों के फैसले बेहतर तरीके से करने होंगे, वरना हम सरवाइव नहीं कर सकते कतन। फाइनल कमेंट। मैं बिल्कुल इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि मिनिस्ट्री इस एंगल से बिल्कुल काम कर रही है, और जो भी कमेंट्स हैं मैं मुझे कोई इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं होगी उनको एक्सप्लेन करने में भी, और अगर उसमें कोई भी ऐसी हमारे टैरिफ के अंदर चीज़ होगी जो कि जिसको कोई ये कह सकता है कि एबनॉर्मल है, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू रिड्यूस इट। एंड ये जो डिबेट है इसके लिए हम वी आर प्रिपेयर्ड, और प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमें करनी चाहिए जल्द से जल्द, मगर वहाँ पे भी अगर हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस लोगों को प्राइवेटाइज होने के इन्वेस्टर्स को नहीं देंगे तो उनके लिए वो कंपनी एट अ कॉस्ट विच इज़ मच हायर देन द ऑपरेशनल कॉस्ट, वो फिर शायद मुश्किल होगी। सो वो ज़रूर देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।